नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर। कौन से टॉपिक के ऊपर? उपसर्ग टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और उपसर्ग में अभी आपको लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा सब, है ना। तो उपसर्ग में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा वगैरह ये सब देख ली थी हमने, है ना। आप में से कोई बताएगा कि उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? कौन बताएगा? कोई बता सकता आप में से? हाँ बताओ। हम्म। हाँ, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं या फिर किसी शब्दांश के पहले जुड़ते हैं। और इस उपसर्ग को भी वैसे शब्दांश ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भी? शब्दांश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ रहे हैं उसमें परिवर्तन कर देते हो। क्या कर देते हो? परिवर्तन कर देते हो। और ये परिवर्तन पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, पूरा परिवर्तन हो सकता है। और ये जो यहाँ पर ये उपसर्ग जो जुड़ रहे हैं, ये उपसर्ग जुड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो संधि नियमों से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? संधि नियमों से जुड़ते हैं। और एक स्वतंत्र नियमों से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? स्वतंत्र नियमों से। ये सब बेसिक जानकारी हमने पहली क्लास में ले ली थी। फिर उसके बाद में हम उपसर्गों का भेद पढ़ रहे थे, उपसर्गों के प्रकार पढ़ रहे थे कि उपसर्ग कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जिनकी संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22 होती है। और ये 2200 को ही हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। एक होते हैं हिंदी के उपसर्ग। किसके? हिंदी के उपसर्ग, जिनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या फिक्स नहीं है। और एक होते हैं संस्कृत के अव्यय। किसके अव्यय? जो हिंदी में उपसर्गों की बात प्रयुक्त होते हैं वो। और एक पढ़ते हैं हम विदेशी उपसर्ग। कौन से? विदेशी उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। संस्कृत के 22 जो उपसर्ग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ कल, और उस एग्जाम में आपको पता है सवाल आए थे, यहाँ से आए थे ना, संस्कृत वाले में से आए थे। इसके अलावा हम अभी चालू किया है क्या? अव्यय। संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की बातें प्रयुक्त होते हैं। इसमें कौन कौन से लिख लिए थे हमने? संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की बातें प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें दो उपसर्ग हमने लिख लिए थे। एक तो अ लिख लिया था, और दूसरा कौन सा लिखा था? अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द लिख लिए थे। अब आज तीसरा लिखेंगे हम। तीसरा नंबर डाल लो इसमें। अब लिखिएगा, अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इससे देखो, एक तो अंतर ऐसा होता है और एक अंतर ऐसा होता है। अंतर ऊपर वाला लिखना है आपको, ये नीचे वाला सही है। कौन सा वाला सही है? अंतर नहीं, सही कौन सा अंतर है? दोनों ही सही है। दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो आप सबसे पहले लिखें ऊपर वाला अंतर, रह के नीचे हलंत लगाना। अंतर शब्द से बनने वाले, अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब देखो, इस अंतर का मतलब क्या है? भीतर। इसका अर्थ क्या होता है? भीतर। और इस सेकंड वाला जो अंतर होता है, इस अंतर का मतलब होता है के मध्य। क्या होता है? अभी हम पढ़ कौन सा रहे हैं? ऊपर वाला। तो इसका सबसे पहले तो अर्थ लिखो। अर्थ लिखिएगा इसका, भीतर। अब एक शब्द लिखते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय। अभी लिखना कुछ नहीं, समझना। जैसे आपने लिखा है, यही है। आदर ही है ना, आदर होता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चल जाता है। और एक हम अंतरराष्ट्रीय ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रह के नीचे अलंत, रह के नीचे अलंत नहीं आएगा। अंतर प्लस राष्ट्रीय। अब देखिए,
इसमें तो ये है, इसमें ये है, तो इसका तो मतलब है दो राष्ट्रों के मध्य। इसका तो मतलब क्या है, ये जो अंतरराष्ट्रीय लिखा है दो राष्ट्रों के मध्य, और इस अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, राष्ट्रों के भीतर। क्या होगा इसका मतलब, राष्ट्र के भीतर, मतलब ये राष्ट्र के भीतर की बात कर रहा है। जैसे माना कि हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड के भीतर ऐसा हुआ, कोई घटना घटित हुई, तो उसके लिए जो शब्द यूज लेंगे वो कौन सा यूज लेंगे, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन हम कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके लिए कौन सा शब्द यूज लेंगे, नीचे वाला लेंगे, ध्यान रखना। तो आपको अभी केवल इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखने हैं। इसका उदाहरण लिखो, एक तो यही लिख लो आप, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। मैं शब्द बोलूंगा और फिर आपको अलग अलग करने हैं उनको ना। अंतरराष्ट्रीय लिख लिया, अंतरदशा, अंतरदशा, अंतरदृष्टि, अंतरदृष्टि, अंतःशोषण, अंतःशोषण लिखू, अंतःशोषण, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतरपट, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतर्नाद लिख लिया था क्या, अंतर्नाद, अंतर्नाद, लिख लिया। अब इनमें से आपको उपसर्ग अलग करना, सब में से। अब अभी तो कर लोगे आप, क्योंकि एक ही उपसर्ग दिया मैंने आपको, लेकिन जब बहुत सारे उपसर्ग आते हैं तो फिर यहाँ पे हम अति भी करते हैं, कोई क्या कहता है, जैसे हम सामान्यतः ये मानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, जो पहले जुड़ते हैं। अब आधे लोग तो इसमें किसको मानेंगे, अ को मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है। लेकिन अगर हमें उपसर्गों को तोड़ना जोड़ना आता है तो फिर हम प्रॉपर तरीके से उसका विखंडन कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं उसका। एक अंतर्राज्यीय शब्द भी लिख सकते हो आप, अंतर्राज्यीय शब्द, तोड़ो जल्दी तोड़ो। हो गया, चलो करते हैं, हल करते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा आपने, अंतरदशा। तो अंतरदशा देखो आपने ऐसे लिखा होगा, लगा जा रहा है, ऐसे लिखा अंतरदशा, तो कैसे लिखा, हाँ बन सकता, अंतरदशा। तो इस प्रकार लिखा है, तो देखना मेरी बात सुनना, इसका हो जाएगा अंतर्दन दशा। करना क्या है इसमें, तो कुछ नहीं करना, हो गया ना, अंतर्दन दशा। इसका है अंतर्धन शोषण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, अंतर्धन करण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, अंतर्धन आत्मा हो जाएगा। इसका अंतर्धन नाद हो जाएगा।
और इसका अंतर्धन राज्य हो जाएगा। और कौन सा लिखा था? खोलना खोलना। बैठ जाओ भाई, बिठाओ, जगह दो। यहाँ बिठा लो, बीच में बिठा, इधर बिठा लो, उधर पीछे बैठ जाओ, नहीं जहाँ भी जगह मिल जाए ना वहाँ बैठ जाओ। इस घंटे की बात है, फिर तो दूसरा उधर वाले हॉल में बिठा देंगे। लिख लिया? इसके बाद में कौन सा लिखा था? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, तो क्या हो जाएगा इसका? अंतर दृष्टि हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत सरल है तो। आगे बोलो। हो गए सारे? अब देखो, हम पढ़ रहे हैं दो उपसर्ग एक साथ। कौन कौन से? एक तो अंतर, जिसके नीचे हलंत आता है, और एक बिना हलंत वाला, ये वाला। ठीक है ना? तो अब दूसरा लिखो आप, अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हम उपसर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। सुनीता, उस गेट को बंद करना थोड़ा। इससे अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ठीक है। इस अंतर का मतलब क्या है? के मध्य। क्या है अर्थ? लिख लो इसका, के मध्य। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, के बीच। दो के बीच की बात कर रहा है, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। हाँ, के बीच भी हो सकता है, के मध्य या के बीच हो सकता है इसका अर्थ। और इसका उदाहरण लिखो, अंतरराष्ट्रीय। क्या लिखोगे? अंतरराष्ट्रीय। ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला भी अंतरराष्ट्रीय शब्द है, ये भी अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें र पूरा है और उसमें र आधा है। अंतरराष्ट्रीय। लिख लिया? ओके। अब और उदाहरण लिख लो, अंतरराज्यीय, अंतरजातीय। अंतर जातीय हो जाएगा। अंतरराज्यीय हो जाएगा। और दोनों ये बस इतने उदाहरण मिलते, ज्यादा नहीं मिलते इसके। करो इनको अलग अलग करो। क्या किया इनका? अंतर, ओहो ओहो, मैंने तो शब्द ही गलत लिखे हैं। अंतर्धन राज्य हो जाएगा। इसका क्या होगा? अंतर्धन जातीय हो जाएगा। अगला लिखें आप, का या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? का या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला क्या लिखोगे? का या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। का या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब देखो, हमने लिखा का या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो का या कु का मतलब यहां पे जो लिया गया है वो बुरे से लिया गया है। किससे लिया गया है? बुरे से लिया गया है। एक बच्चा और आया ना, उसको भी तो जगह दो। आया ना बाहर, मना कर रहे नहीं होगी? ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेस्ट करो। ठीक है। का या कु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, उसमें का अर्थ क्या है? बुरा। किससे लिया गया है? बुरा से। अब आप कुछ उदाहरण है वो लिख लो, और उसमें उपसर्गों को अलग करना, और कुछ नहीं करना। लिखो काजल,
काजल, लिख लिया। लिखो कुपात्र, लिखो कुबुद्धि, कुबुद्धि, लिखो कुप्रबंध, कुप्रबंध, लिखो कुकर्म, कुचक्र, कुसंग, कुलक्षण, का पुरुष, का पथ, का पथ। इसी प्रकार कुपथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुपथ, का पथ, कुपथ। हो गया। अब करो इनको उपसर्ग और शब्द अलग करने, आपको और कुछ नहीं करना। उपसर्ग टॉपिक चल रहा है अपना ना। लिख लिया। अब देखिएगा, शब्द बोलो कौन कौन से लिखे आपने। काजल, तो इसका हो जाएगा का और जल। जल में क्या जुड़ा हुआ है? का। जल का मतलब तो जानते हो आप क्या होता है? पानी। और का मतलब क्या होगा बताओ यहाँ पे? बुरा। यानी कि जो बुरा जल है उसी को क्या कहते हैं? काजल। जानते हो ना काजल? तो कौन है काजल? हीरोइन है। ऐसा है काजल। ये अर्धांगिनियों के चक्कर मत पड़ो रे। ठीक है, आगे बोलो। हाँ? कुपात्र, तो कु और पात्र क्या बनेगा? कुपात्र। कु का मतलब बुरा, बुरा पात्र के लिए क्या आता है? कुपात्र आता है। और बोलो। कुबुद्धि, बुद्धि तो जानते हो आप, तो क्या बन जाएगा इससे? कुबुद्धि बन जाएगा। आगे बोलो। कु प्रबंध, हाँ, तो कु प्लस प्रबंध हो जाएगा, कु निकल जाएगा इसमें से। सीधा सीधा ही दिख रहा है ना उपसर्ग इसमें। अब एग्जामिनर आपसे यही तो पूछेगा कि कु प्रबंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु कौन से शब्द में जुड़ा है? प्रबंध शब्द में जुड़ा है। बस कितना सरल है। आगे बोलो। कुकर्म, तो कु प्लस कर्म हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा। कुकर्म मतलब बुरे कर्म को क्या कहते हैं? कुकर्म कहते हैं। आगे बोलो। कुचक्कर, बुरा चक्कर, कु प्लस चक्कर हो जाएगा, कुचक्कर हो गया। आगे बोलो। कु प्लस संग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कुसंग बन जाएगा। आगे बोलिए। कुलक्षण, कुलक्षण, तो कु प्लस लक्षण हो जाएगा। आगे बोले। का पुरुष, का पुरुष का क्या हो जाएगा? का धन पुरुष। यहां देखो का अर्थ निकल रहा है बुरा, और का अर्थ कायर भी निकलता है। देखो का पुरुष किसे कहते हैं? बुरा है जो पुरुष या कायर है जो पुरुष, दोनों ही आते हैं इसके लिए। का पुरुष किसके लिए आता है? बुरा के लिए आता है और कायर के लिए आता है, दोनों के लिए आता है। आगे बोलो। का पथ, का पथ, का मतलब बुरा, पथ मतलब रास्ता, तो जो बुरा रास्ता है उसके लिए क्या आता है? का पथ। और का पथ नहीं आए तो कुपथ भी आ सकता है, और कु प्लस पथ हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आगे समझ में पूरा? तो हमने यही तो लिखा है कि क या का उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ऐसे हजारों की संख्या में शब्द बन सकते हैं। बस एक आइडिया ले लेते हैं हम इससे कि इस टाइप से शब्द बनते हैं, और कभी ऐसा आ जाए तो इसमें कु या का उपसर्ग है। ठीक है, अगला लिखो आप।
अलम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? अलम। अलम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो वैसे तो ना उपसर्गों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसी के अनुसार इनका रूप परिवर्तन, मतलब इनका अर्थ चेंज होता रहता है। तो अब हम यहाँ पर अलम का मतलब लिख रहे हैं सुंदर। अर्थ क्या है इसका? लिख लो यहाँ पे, अलम का अर्थ, अलम उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। इसके उदाहरण लिखेंगे हम, एक मिनट। अलंकार, अलंकरण, अलंकृत, लिख सकते हैं ना। तो आपसे पूछा जाए अलंकृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम। अलंकरण में कौन सा है? अब आपने जिन्होंने संधि पढ़ रखी है ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी ना उनको दिक्कत आ सकती है। वहां तो पांचवा भी बनेगा, पांचवा बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? क्यों बन रहा है? मैं का नियम काम कर रहा है, मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो, और कै मैं में कै स्पर्श व्यंजनों में आता है, तो इसका क्या होगा? अलम, धन, कार। इसका क्या हो जाएगा? अलम प्लस करण हो जाएगा। और इसका अलम प्लस, हो गया। अगला लिखो, फिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? देखो विद्यार्थियों, आपको लिखना चिर, ये वाला। अगर कभी आपसे पूछा जाए, एक तो चिर और एक कुछ विद्यार्थियों ने लिख दिया होगा चीर, ये तो चिर है, ये चीर है, दोनों में अंतर है। आपको कौन सा वाला लिखना है? ये वाला लिखना है। ये कहां पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं युग्मक शब्दों में। कहां पर पढ़ते हैं? युग्मक शब्दों में पढ़ते हैं। इस चिर का मतलब होता है, ये समय को इंगित करता है, प्राचीन समय को, मतलब काफी जो समय हो जाता है, चिरकाल, कई बार बोलते हैं ना, लंबा समय को के लिए क्या आता है? चिर शब्द आता है। और इस चीर का मतलब होता है कपड़ा। क्या होता है? जैसे चीर हरण हुआ था ना द्रौपदी का, तो इसलिए चीर वहां पर उसको ये शब्द, ये वस्त्र के लिए आता है, और ये समय के लिए आता है। किसके लिए आता है? समय के लिए आता है। और वो प्राचीन समय के लिए, काफी समय हो जाता है उसके लिए, लंबा समय के लिए आता है। तो यहाँ पे हमने ये चीर लिखा है, तो इसका अर्थ लिख लो आप, बहुत, दीर्घ या अधिक। क्या होता है इसका अर्थ? बहुत दीर्घ, नहीं तो फिर क्या मिलेगा? अधिक। बहुत दीर्घ या अधिक। लिखो चिरकाल। क्या लिखोगे उदाहरण? चिरकाल। कई बार बोलते हैं ना ऐसे, चिरायु। हाँ, चिरायु, लिख लिया। चिर जीवन, चिर जीवन, चिर परिचित, चिर परिचित, चिर, चिर स्थाई, चिर यौवन, लिख लिया। ओके, बोलो शब्द बोलो। चिरकाल में सीधा सीधा दिख रहा है आपको, अलग करना उपसर्ग, उपसर्ग और शब्द अलग करना है। चिर और काल, क्या हो जाएगा इसका? चिर और काल हो जाएगा, चिर उपसर्ग है इसमें। आपसे पूछा जाए चिर काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिर है, जाना। क्या संस्कृत का उपसर्ग है? नहीं तो कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का ऐसा अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त हो रहा है, वो है। आगे बोलो, चिरायु, तो इसका क्या होगा? चिर धन आयु। क्या इसमें संधि नियम काम कर रहा है? कौन सी संधि का?
दीर्घ संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम क्या है? आ के बाद में यदि समान स्वर अ या आ आता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है। आगे बोलो। चिर जीवन, चिर प्लस जीवन हो जाएगा है। अब देखो कई बच्चों ने चिर जीवन लिखा होगा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ बच्चे, चिर जीवन ऐसा छोटा भी लगा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं बच्चों का। तो चिर जीवन में ई की मात्रा कैसी आती है? बड़ी आती है। ध्यान रखना, हर शब्द का ध्यान रखना होता है हिंदी में। एक छोटी मात्रा कब आएगी, बड़ी मात्रा कब आएगी, बिंदु कब आएगा, हर चीज का ध्यान रखना होता है इसमें। अच्छा, इसने लिखा है क्या? मुझे पता है। देखो मैंने इसकी कॉपी नहीं देखी, सही बता रहा हूँ, और किसी भी विद्यार्थी की कॉपी नहीं देखी ना मैंने, लेकिन मुझे पता है ऐसी ऐसी गलती करते हैं। तो चिर जीवन ऐसे लिख लो। चलो मैं लिख के देता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ। चिर जीवन ऐसे लिखते हैं। आगे बोलो। अरे सॉरी, ये लो देखो, इतनी बार हिंदी पढ़ा दी, जो व्यक्ति गलती कर रहा है, कर रहा है ना। हाँ। हाँ, ये माने में भूल हो जाती है। चिर चाहे है ना, चिर जीवन। आगे बोलो। चिर परिचित, चिर परिचित देखो ऐसे लिखते हैं। क्या सबने चिर परिचित ऐसे लिखा था? किसी का गलत हुआ? हाँ प्रियांशु, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? चिर और परिचित हो जाएगा। ठीक, आगे बोलो। चिर स्थाई, तो क्या बनेगा इसका? चिर धन स्थाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिर धन स्थाई। और बोलो। चिर यौवन, देखो यौवन में डबल मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। किसकी आएगी? औ की। तो क्या बनेगा? चिर प्लस यौवन शब्द बनेगा। क्या बनेगा? यौवन शब्द बनेगा। चिर यौवन हो जाएगा। और बोलो। हो गए सारे? अगला लिखो। अधः उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अधः उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और अधः का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? नीचे। भाई लाइट का ध्यान रखना, थोड़ा इधर करंट आता है, ध्यान रखना। ये नहीं, यहीं बनाना पड़े कुछ स्थल। लिख लिया? लिखो। अधोमुख, अधोमुख। क्या हो जाएगा? अधः प्लस मुख हो जाएगा। हाँ, चारों बंधु। क्यों हुआ अधोमुख? संधि का नियम काम कर रहा है कैसे में? विसर्ग संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? हाँ सीताराम बता। हाँ, और विसर्ग के बाद में सगोश क्या, व्यंजन या वर्ण? व्यंजन, यानी पहला नियम। पहला नियम तो आ और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। लिखो। अधः पतन, अधः पतन, तो इसका टुकड़ा क्या होगा? अधः विसर्ग पतन, सेम, कोई चेंज नहीं इसमें। जैसे हम मने कामना में कोई चेंज नहीं करते ना, वो कोई लिखते हैं ना। अपवाद है तो जरूर थोड़ी है अपवाद आ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? लिखो। अधोगति, अधः धन गति।
अधो वस्त्र, अधो वस्त्र क्या हो जाएगा? अधः वस्त्र हो जाएगा। कमर से नीचे के जो वस्त्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अधो वस्त्र कहते हैं। अधोलोक, अधो, अधोलोक क्या बनेगा? अधोधन लोक बन जाएगा। लिख लिया? अब लिखो आप, तिरय उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? तिरय उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तिर और र के बाद में क्या आएगा? विसर्ग। सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखेंगे हम। तिर का अर्थ होता है यहाँ पे तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ। आपसे पूछा जाए तेरा शब्द का अर्थ क्या है? तुच्छ। और जरूरी नहीं हमेशा ही तुच्छ रहे, जैसा शब्द के साथ जुड़ेगा उसके अनुसार प्रयुक्त भी हो सकता है। जैसे प्रति शब्द का हम अर्थ लेते हैं सामने, लेकिन कभी कभी प्रति शब्द का अर्थ पीछे भी निकलता है, तो चेंज हो सकता है। लिख लिया? तो सबसे पहले तो तिरोधान, तिरोधान, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोहित, ये सब किससे बने हैं? तिरय उपसर्ग से बने, ध्यान रखना। किससे बने? तिरय उपसर्ग से। लिख लिया? सबका हो गया नहीं? करके बताऊं क्या? इसमें तो क्या करना है? क्या करोगे बताओ? चलो फिर भी कर ही देता हूं, जब इतना ही सब कुछ कर रहा हूं है। ये भी कर ही देता हूं। तिरधनकार, और इसका तिर प्लस भाव, और इसका तिरधन हित हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखें आप। वही उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? अब बताओ विद्यार्थियों, अगर हम संस्कृत के याद करेंगे, ये जो संस्कृत के अव्यय है, हिंदी के उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, तो हम संस्कृत के भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? तो इसलिए मैंने आपको सही तरीका बताया है, केवल संस्कृत का याद कर लो, बाकी तो पढ़ लो। अब जैसे बहिर्नाथ शब्द आएगा तो हमें पता है इसमें उपसर्ग कौन सा, बही। कर देंगे, क्या दिक्कत? लिखो, बही उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और बहिर का मतलब होता है बाहर। अर्थ क्या होता है इसका? बाहर। लिख लिया? अब लिखो आप लोग, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्नाद, बहिर्नाद, बहिर्ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं वैसे तो। बहिर्ज्ञान, बहिरंग, बहिरंग, बहिर्क्षेत्र, बहिर्क्षेत्र,
बहिर क्षेत्र। हो गए सारे? सारे स्टूडेंट ने कर लिया? हाँ, सबसे हो गया क्या ये? अरे कुछ तो बोला करो, बोलते नहीं हो। मेरी अकेले की आवाज तुमसे ज्यादा आ रही है। अच्छा, माइक है मेरे पास। इस माइक की आवाज वैसे बाहर नहीं आती, ध्यान रखना, ये केवल रिकॉर्ड करने के काम में आता है। इसका मतलब तुम्हारी आवाज नहीं आई तो मैं क्या समझू कि तुमने हल नहीं किया? हो गया अब? बस इतनी सी आवाज आप लोगों की। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए बता, इसका क्या होगा? वही विसर्ग क्षेत्र करना है। इसका वही विसर्ग नाद हो जाएगा। इसका है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ लक्ष्मी बहन जी। नहीं पूछ, हाँ कोई बात नहीं, आप सुनीता बहन जी आप बता दो। ये बताओ, ये स कहाँ गया? आप बता दोगे? तो मैंने तो आपसे पूछा तो आप तो क्या शहर हाँ तो बोलो। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। मैंने ऐसी व्यंजन संधि में ऐसे विसर्ग कौन सी जगह लगाए थे बताओ? व्यंजन संधि में विसर्ग आता है क्या? तो जहां विसर्ग, जब संधि विच्छेद कर रहे हैं, हम टुकड़ा कर रहे हैं, वहां विसर्ग लगा रहे हैं, तो वहां व्यंजन संधि और स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती, विसर्ग ही संधि है। अब आप विसर्ग संधि बताते तो मान लेते हम, लेकिन विसर्ग संधि बताते ही मैं तो नियम पूछूंगा कि इसमें नियम कौन सा काम कर रहा है, अब बता। हाँ लोकेश, विसर्ग संधि है, नियम बता नियम। मुझे लग रहा है अजमेर का रंग चढ़ रहा है। अजमेर का रंग मत चढ़ाओ, फिर बता देता हूँ, बहुत खराब है इस यहाँ का रंग। हाँ, हाँ यहाँ की हवा लगते ही मामला खराब हो जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ बता। तेरी उम्र ही ऐसी है। हाँ विसर्ग से पहले ई या उ आता हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ म आता हो, तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला स यानी मूर्धन्य स हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें, तो बहिष्कृत। इसका क्या होगा? वही विसर्ग कार। और फिर बता देता हूं आप लोगों को कंपटीशन की एक सच्चाई। आपने स्कूल में कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे, यहां आकर वो जीरो, ठीक है। कॉलेज में कितनी भी परसेंटेज बना लो, कोई मतलब नहीं, मतलब तो होता है उनका, उनकी जगह पे मतलब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे कंपटीशन की दुनिया में आते हैं ना, जिस बच्चे ने कंपटीशन में ध्यान दे लिया ना, जिस सब्जेक्ट को मजबूत करना है, उसका चाहे पहले से कमजोर रहा हो, जैसे कोई कहता मुझे गणित नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं आती, आप गणित बार बार पढ़ो, गणित में एक दिन इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल आएंगे वो गलत नहीं होंगे। कोई कहता है हिंदी साहब, मैं तो इंग्लिश मीडियम को, मेरे हिंदी कैसे समझ में आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी भाई, तू मेरे से बात कर रहा है ना हिंदी में, बोलना तो आता है कम से कम, और बोलना नहीं तो दिखता तो है, लिखता लिखना तो जानता है, नील भी लिखना जानता है तो सीख जाएगा, बार बार प्रैक्टिस कर, मैं गारंटी लेता हूँ इसको। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट तैयार किए हैं इंग्लिश मीडियम के, जो मेरे से भी अच्छी हिंदी बोलते हैं आजकल। मैं तो फिर भी इंग्लिश वर्ड्स यूज लेता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल प्योर हिंदी बोलते हैं, और इतनी प्यारी और लगती है उनकी, क्योंकि उन्होंने सीखा है। अब बहुत अच्छी बोलते हैं वो, और बिल्कुल इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश के मास्टर है वो, अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो। मैंने शायद चर्चा भी की होगी आप लोगों से। अजमेर की एक सबसे बढ़िया स्कूल है, बढ़िया तो देखो मैंने तो कभी ऐसे अंदर जाके प्रॉपर तरीके से देखा नहीं, लेकिन मैंने नाम सुना है, मयूर स्कूल का नाम सुना आपने? ठीक है, मयूर स्कूल के टीचर को मैंने हिंदी सिखा दी है। मयूर स्कूल का टीचर था, वो मेरे पास आया था पढ़ने के लिए, उसको हिंदी सिखा दी। उस स्कूल का एक नियम है, तो उसमें कोई भी टीचर हिंदी नहीं बोल सकता है, केवल इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी आपको, हिंदी में बात करते फाइन लगता है उनके ऊपर। अब बताओ। हैं? हाँ अजमेर की तो जहां तक मेरा मानना, हालांकि और भी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन वो महंगी भी बहुत ज्यादा है।
जो महंगी होती है वो बड़ी हो जाती है, और क्या है। हाँ, बाकी आधुनिक सुविधाएं पूरी है उसमें। मेयो, मयूर, आपको पता है अजमेर की फेमस स्कूल हैं। हाँ, आज की स्कूलें नहीं है। चलो, क्या लिखा था हमने लास्ट? बहिर क्षेत्र हो गया ना, बहिष्कार हो गया। इसका क्या किया बताओ? रुक जा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। किससे पूछूं? चारों में से बता दो। इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है बता दो आप तो मुझे। और बहिरंग शब्द मैंने आपको जब मैं संधि पढ़ा रहा था, विसर्ग संधि, तब लिखाया था। और इतना और बता देता हूं, मैं टुकड़ा कर देता हूं इसका। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। अंग होगा। विसर्ग का लोप हो रहा है ना, विसर्ग का र हो रहा है छठा नियम के अनुसार। विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में कोई सगोश वर्ण आता है, वो नियम काम कर रहा है इसका। इसमें ज्ञान, सेम नियम काम कर रहा है। लिख लिया? अगला लिखो, पुनर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। पुनर, फिर कह रहा हूं उपसर्ग और संधि के नियमों को मिक्स मत कर देना। हाँ, उपसर्ग सीखने के लिए हमें संधि की आवश्यकता होती है, लेकिन उपसर्ग के सारे नियम आप किस में लगा दो? संधि में लगा दो, ऐसा मत कर देना। पुनर, जैसे किसी का पुनर्जन्म होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दोबारा जन्म लिया है। तो पुनर का अर्थ क्या निकलेगा? दोबारा। तो अर्थ लिखो, दोबारा। और एक शब्द तो ये लिख लो, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्विवाह। ठीक, एक बार तो कर लो। हाँ, पुनरीक्षण, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, पुनरागमन, पुनरागमन, पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति लिखूं? पुनः प्राप्ति, यहाँ विसर्ग ही रहेगा केवल, अपवाद है विसर्ग संधि का। पुनर्मुद्रण, पुनरुद्धार, पुनरुद्धार, क्या बनेगा? पुनरुद्धार। पुनर्वास, बढ़ाओ इनका। कल तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गायब थे, कारण क्या हो सकता है? संडे था, एग्जाम था। एग्जाम था जब तो कोई बात नहीं, चलेगा। लिख लिया? चलो हल करवा देता हूँ, बोलो। सबसे पहले पुनर्जन्म लिखा है, तो पुनर्जन्म ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। सबने ऐसे लिखा है? ये रैक का डंडे का ध्यान रखा करो, जब मैं जहाँ चपेक देते हो, कभी यहाँ लगा देते हो, कभी यहाँ लगा देते हो। ठीक है, आगे बोलो। पुनर्विवाह, शादी किस किस की हो रखी है आप में से? ईमानदारी के साथ बताना। किसी की शादी नहीं हो रखी? सारे कुंवारे हो? मतलब सबके मन में लड्डू फूट रहा है कि शादी होगी, शादी होगी। हमसे पूछो।
मैं तो कहता हूँ शादी मत करना। देखना है तो मैडम देख लेगी तो क्या कर लेगी। हाँ, रोटी तो मिल ही जाएगी। हाँ, पुनर्विवाह क्या बनेगा? पुनर्विवाह ऐसे लिखते हैं। आगे बोलो। पुनरीक्षण देखो, पुनरीक्षण क्या बनेगा? पुनर्धन शिक्षण। मात्रा ज्यादा बड़ी लग गई है तो। पुनरीक्षण आगे बोलो। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान क्या बनेगा? पुनर्धन उत्थान क्या बनेगा? पुनर्धन उत्थान बन जाएगा। और बोलो। पुनः प्राप्ति, इधर लिखा था ना पुनः प्राप्ति, तो मैंने ये लिखा। तो इसका तो कुछ ही नहीं करना, ऐसे लिख लेना पुनर्धन प्राप्ति, ये लिखा जा। आगे बोलो। ये भी लिखा था क्या? पुनर्धन उद्धार। अब देखिए, उद्धार शब्द में भी संधि हो रही है, या इसका भी टुकड़ा हो सकता है। उत्तरधन हार हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? तो इसमें पुनरुद्धार शब्द में दो उपसर्ग है, पुनर और उत, और उत ना मिले तो उद। और बोलो। पुनर् मुद्रण हो जाएगा सीधा सीधा ही। पुनर् मुद्रण। पुनर्वास, जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? ये रे का ध्यान रखना, रे कहां जाएगा? पुनः आदर है, आगे वाले वर्ण के ऊपर चल जाता है, पुनर्वास शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्वास शब्द हो जाता है। हो गया? लिखो। प्राक उपसर्ग से बनने वाले शब्द, कै के नीचे अलंत है। प्राक उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और प्राक का मतलब होता है पहले का। क्या होता है इसका अर्थ? पहले का। देखो विद्यार्थियों, इतिहास शब्द है, कौन सा है? इतिहास में अगर हम इक प्रत्यय जोड़े, ये प्रत्यय है, बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? और पहले जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। तो हम इसको प्राक, प्राक उपसर्ग होता है, लिखा आपने भी, उपसर्ग है। और इक प्रत्यय मैं खुद बता रहा हूं आपको। तो इतिहास में अगर आप इक जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ऐतिहासिक। और कैसे ऐतिहासिक शब्द बना वो हम आगे चर्चा करेंगे जब प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे ना तब। अब इस ऐतिहासिक में क्या जुड़ेगा बताओ? प्राक। तो अब इसको जोड़ेंगे तो संधि का नियम काम करेगा, यहां पर पहले का तीसरा हो जाएगा, क्या 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 हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो फिर शब्द बनेगा प्रा तो वैसा का वैसा ही है। ग में आई की मात्रा जोड़ी तो गई ती हासिक। तो आप शब्द लिखो प्राग ऐतिहासिक। क्या लिखोगे? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। लिख लिया? अब प्राग ऐतिहासिक शब्द का टुकड़ा करेंगे जब क्या होगा? प्राक धन ऐतिहासिक। क्या टुकड़ा करना है आपको इसका? प्राक धन ऐतिहासिक। और फिर ऐतिहासिक का भी टुकड़ा कर लेना, इतिहास प्लस इक, और इक क्या है इसमें? प्रत्यय।
देखो शब्द प्रांगमुख, और शब्द लिखो आप प्राक कथन। इसका तो सीधा हो जाएगा प्राक धन कथन हो जाएगा। इसका बताओ आप तो। हाँ प्रांगमुख का है? प्राक प्लस मुख आएगा क्यों? पहला पांचवें बदलता है, वो तो मैं का नियम काम करता है। वो तो मैं के बाद में कोई पांचवा आता है तो फिर पांचवा होता है, केवल पांचवा होता है, अनुस्वार नहीं होता है, वो वाला नियम काम करता है। तो वो तो नहीं कर रहा है यहाँ तो काम। अब देखो बावड़े हो, प्राक सुन सुन होगा तो प्राक धनमुखी, लेकिन हुआ कैसे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो बंधुओं ये बताओ कैसे हुआ, बता दूं। पहला और तीसरे के बाद में न या मैं आ जाता है, तो पहला तीसरे के स्थान पे क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। अब देखो मैं आ रहा है बाद में, तो कै का पांचवा कौन सा होता है, अंग होता है। तो क्या लिख दिया हमने, प्रांग मुख। कै वाली लाइन होती है ना, कै वाली लाइन कौन सी है, क ख ग घ और उंग। ये क्या है, हाँ जो नए बच्चे आए वो बताएंगे। कै वाली लाइन को बोलो, बोलो कै वाली लाइन को, कौन कौन नया है, चारों। हाँ बोलो भाई क्या है, क्या कक्का बोलते हैं ना, हम कक्का बोलते हैं इसको, बोलो। हाँ जोर से बोलो थोड़ा। क ख ग ड, ये क्या है इसको बताओ तुम, चलो एक एक कोई बोल दो, पांच चार मत बोलो, बाकी इसको बोल दो। ये क्या है, ण। हाँ उधर पीछे गांव में क्या बोलते हैं अपने, अणमण खाली कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणमण खाली कुछ नहीं, जो कि गलत है। छोटे बच्चों को जब समझाते हैं, जब तक हमने पढ़ा जब तक ठीक है, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या होता है इसका, उंग। क्या होता है, उंग, उंग ऐसे बोलना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थी।